हेलो बच्चों, तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा लेक्चर है। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, हाँ ये जो यहाँ पे पेज आपको दिख रहा था, ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था, बट मैं वहाँ पे भूल गई, इसीलिए मैं अब बता दे रही हूँ। लेंथ ऑफ स्टेमन्स, देखिए एनसीईआरटी की लाइन है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स, यानी कि स्टेमन की जो नंबर है यानी कि संख्या, और उनकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई, वो वेरिएबल होती है इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि डिफरेंट स्पेसीज के फ्लावर्स में स्टेमन का नंबर और उनकी लंबाई वेरी करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको पढ़ाया था, फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए साल्विया का एग्जाम्पल लिया गया है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 4 स्टेमन्स हैं, है ना, जिसमें से 2 लंबे हैं एंड 2 छोटे हैं। कंडीशन कहलाएगी डायनामस कंडीशन। ये मॉर्फोलॉजी में आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा ये मस्टर्ड का देखिए, मस्टर्ड में 6 स्टेमन्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें से आउटर 2 स्टेमन कैसे हैं, शॉर्ट हैं, छोटे हैं, एंड इनर 4 कैसे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, लॉन्ग हैं। कंडीशन क्या कहलाएगा, टेट्रा डायनेमस कंडीशन कहलाएगा। तो ये बस आपको इतना याद रखना है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स, यानी कि स्टेमन की जो नंबर है एंड उनकी जो लंबाई है वो वेरी करती है इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है, अब इसको मैं हटाती हूँ। अच्छा, अब इस डायग्राम को देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डायग्राम है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। जब हम यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे बाहर में ये वाली लेयर दिखती है एपिडर्मिस, उसके अंदर में ये वाली लेयर है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर पे यहाँ पे होती है मिडिल लेयर्स, और उसके अंदर यहाँ पे ये वाली जो लेयर है ये है टेपिटम। मैंने ये भी बताया था कि जो मिडिल लेयर है ये तो शुरुआत में ही डिजेनरेट कर जाती है, लेकिन जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, यानी कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तो टेपिटम भी जो है वो लास्ट में जाके डिजेनरेट कर जाता है, और टेपिटम जो है वो मेन न्यूट्रिटिव लेयर है। ठीक है, ये मैंने बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मैच्योर एंथर को देखेंगे तो मैच्योर एंथर में हमें 2 ही लेयर दिखाई देगी, एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम, ये दोनों लेयर डिजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कि यहाँ पे ये एंथर का एक लोब है, ये वाला, ये एंथर का दूसरा लोब है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें से ये बीच में कनेक्टिव दिखाया गया है। अब एंथर के दोनों लोब में हमें 2 पॉलन सैक देखने को मिल रहे हैं। इस लोब में भी 2 पॉलन सैक है, इसमें भी 2 पॉलन सैक है। ये तो यंग एंथर की कहानी हुई, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है, या मीन्स जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो देखिए क्या होता है ना कि ये एक पॉलन सैक है, ये दूसरा पॉलन सैक है। 2 पॉलन सैक के बीच में यहाँ पे स्टेराइल टिश्यू भरे होते हैं, इधर पे भी यहाँ पे 2 पॉलन सैक के बीच में स्टेराइल टिश्यू होते हैं। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये जो स्टेराइल टिश्यू है ये डिजेनरेट कर जाएंगे। जब ये डिजेनरेट कर जाते हैं तो क्या होता है कि दोनों पॉलन सैक जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो मैच्योर एंथर में आपको प्रत्येक लोब में एक ही पॉलन सैक दिखाई देंगे। यंग एंथर में 4 दिख रहे हैं, जब मैच्योर हो जाएगा एंथर तो आपको प्रत्येक लोब में एक ही पॉलन सैक दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए, ये मैच्योर एंथर का दिखाया गया है। यहाँ पे एंथर जो है वो फट गया है और जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें 2 ही लेयर मिलेगी, एक एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम। ठीक है, इसके अलावा मैच्योर एंथर के प्रत्येक लोब में एक ही पॉलन सैक देखने को मिलेगा। और दूसरा ये याद रखना है, देखो ये स्टोमियम वाला रीजन है, यहीं से एंथर जो है एंथर वो फटेगा। एंथर के फटने में यानी डेहिसेंस ऑफ एंथर में एंडोथीसियम हेल्प करती है। बस इतना आपको याद रखना है, इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना, बस इतना याद रख लो कि जो एंडोथीसियम है ये डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है, और जो ये स्टोमियम वाला रीजन है यहीं से एंथर जो है वो फटेगा। अब इसी डायग्राम को आप थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल देख लीजिए, वो तो ट्रांसवर्स सेक्शन था, अब थोड़ा ये देख लीजिए। यहाँ पे ये देखो दिखाया गया है, इसमें देखिए ये स्टोमियम था ट्रांसवर्स सेक्शन में, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली ये एक ग्रुप के फॉर्म में होता है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप या लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, यहीं से एंथर फटता है। अब आप देखो कि जो पॉलन सैक है वो दोनों, एक लोब के दोनों पॉलन सैक देखो ऐसे जुड़ गए हैं। ये मैच्योर एंथर है, मैच्योर एंथर में एक ही पॉलन सैक आपको दिखाई देंगे एक लोब में, क्योंकि दोनों पॉलन सैक जो है वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो स्टेराइल टिश्यू है वो डिजेनरेट हो जाते हैं इस वजह से। तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, आपको प्रत्येक लोब में एक ही पॉलन सैक दिखाई देगा मैच्योर एंथर में। अब यहाँ पे ये देखो, जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे एंथर फटा, पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से रिलीज हुआ। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलो, अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब चलिए, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मैच्योर
यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी ने साफ लिखा है कि जब पॉलन ग्रेन जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें 2 सेल होती है। मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल होती है। अब 2 सेल देखिए, एक तो ये वाली बड़ी वाली सेल दिख रही है आपको, ये वाली, इसे कहते हैं टीसी या वीसी। इसे टीसी मतलब ट्यूब सेल कहते हैं, या इसे ही कहते हैं वीसी यानी वेजिटेटिव सेल, आगे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये इसका न्यूक्लियस है, ये इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है जिसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आप देखो, आपको एक स्पिंडल शेप की सेल ऐसे फ्लोट करती हुई, तैरती हुई एक स्पिंडल शेप की सेल यहाँ पे दिख रही है, ये वाली सेल, इसे कहते हैं जीसी यानी कि जनरेटिव सेल, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम पॉलन ग्रेन की वॉल लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन में हमें 2 लेयर्ड वॉल देखने को मिलती है। इसमें से जो ये बाहर वाली है, जो थोड़ी डिजाइन दे के मैंने बनाया है, ये वाली लेयर जो थोड़ी खूबसूरत दिख रही है, इसे कहते हैं एक्जाइन। इसे क्या कहते हैं? एक्जाइन कहते हैं। और जो एक्जाइन है ये बनी होती है मेनली स्पोरोपोलिनिन का। एक्जाइन जो है वो मेनली स्पोरोपोलिनिन का बना है, और जो स्पोरोपोलिनिन है ये क्या है? ये कैरोटीनॉइड का पॉलीमर है। स्पोरोपोलिनिन क्या है? कैरोटीनॉइड का पॉलीमर है। और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये लिपिड नेचर के होते हैं, मीन जो स्पोरोपोलिनिन है ये भी लिपिड नेचर के हैं, ठीक है। अब इस स्पोरोपोलिनिन को सिक्रीट किसने किया? तो टेपेटम सिक्रीट्स स्पोरोपोलिनिन। जो स्पोरोपोलिनिन है मिल कहाँ रहा है? एक्जाइन में मिल रहा है। इसको सिक्रीट किसने किया है? इसको सिक्रीट किया है टेपेटम ने। तो आप देखो टेपेटम कितना सारा काम कर रहा है, इसको हमने मेन न्यूट्रिटिव लेयर कहा है, तो टेपेटम ने ही सिक्रीट किया है स्पोरोपोलिनिन को। अब आप देखो कि स्पोरोपोलिनिन को, जो एक्जाइन लेयर है जो स्पोरोपोलिनिन की बनी है, इसको आप देखिए तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे गैप दिख रही हैं, ठीक है। इसे कहते हैं जर्म पोर। इसे क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर वो रीजन है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, ठीक है। अब देखो, अब अगर किसी पॉलन ग्रेन में आपको 3 जर्मपोर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस पॉलन ग्रेन में आप देखिए 1 2 3 जर्मपोर है, तो अगर किसी पॉलन ग्रेन में 3 जर्मपोर्स होंगे तो उन्हें हम, उस पॉलन ग्रेन को हम कहेंगे ट्राइकॉल्पेट पॉलन ग्रेन। पीजी का मतलब पॉलन ग्रेन, ठीक है। और अगर किसी पॉलन ग्रेन में 1 जर्मपोर है तो उस पॉलन ग्रेन को कहेंगे मोनोकॉल्पेट पीजी यानी कि पॉलन ग्रेन। अब देखिए, अब ये जो ट्राइकॉल्पेट पॉलन ग्रेन है ये हमें जनरली डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं, और मोनोकॉट्स में हमें मोनोकॉल्पेट पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये वाली लेयर है इंटाइन, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बात और समझ लीजिए कि जो एक्जाइन है, एक्जाइन लेयर जो है, इसका टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एक तो देखो, हमने पॉलन ग्रेन देखा, जर्मपोर देखा, हमने देखा 3 जर्मपोर है, हमने रख दिया डाइकॉट में। हमने देखा 1 जर्मपोर है, हमने रख दिया मोनोकॉट में। तो जो जो एक्जाइन है, एक्जाइन के स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल है, उपयोग है, वो टैक्सोनॉमी में किया जाता है। इसके अलावा देखो, इसका जो बनावट है वो भी अलग अलग होता है। ये जो जर्मपोर है इसका शेप भी अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है जो एक्जाइन है इसका टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलन ग्रेन्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करने में, ठीक है। तो इसका टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ इतना याद रखना है। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। तो आइए, 1 मिनट इसको हटा ही देती हूँ। हाँ, तो आप देखिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इनका जो शेप है, साइज है, कलर है, डिजाइन है, वो अलग अलग होता है अलग अलग प्लांट की पॉलन ग्रेन में, ठीक है। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं, मीन्स गोलाकार होते हैं, और इनका डायमीटर जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। अब इसमें 2 लेयर्ड वॉल है, देखिए लिखा भी है, इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इसमें 2 लेयर्ड वॉल है, अभी हमने डिस्कस किया। बाहर वाला है एक्जाइन और अंदर वाला है इंटाइन। तो जो एक्जाइन है ये कैसा है? हार्ड लेयर है, ऑटर लेयर है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, और ये बना होता है, एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये मेनली स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। और जो स्पोरोपोलिनिन है ना, स्पोरोपोलिनिन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। जो स्पोरोपोलिनिन है इसके बारे में याद रखना कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मत कीजिएगा, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, याद रखिएगा। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। देखो, जो ये स्पोरोपोलिनिन है ये बहुत गजब का रेजिस्टेंट मटेरियल है। इस पर
हाई टेम्परेचर का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, एल्कली का, किसी का कोई असर नहीं पड़ता है। नो एंजाइम डेट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है या पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, नष्ट कर सके। और ये स्पोरोपोलिन मिल कहाँ रहा है? एंजाइम में, मतलब प्लांट बना रहा है। और बहुत ही गजब का जो है ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इस पर किसी का कोई असर नहीं पड़ता है। ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, यूवी रेजिस्टेंट है, एसिड रेजिस्टेंट है, एल्कली रेजिस्टेंट है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है। इस पर किसी का कोई असर नहीं पड़ता और ना ही कोई एंजाइम अब तक बना है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, नष्ट कर सके। ठीक है, तो ये है स्पोरोपोलिन, गजब का रेजिस्टेंट मटेरियल है स्पोरोपोलिन, याद रखिएगा। अब है कि ये बता चुकी हूँ जर्म पोर्स के बारे में कि जर्म पोर्स जो होते हैं वहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होते हैं, ये तो समझा ही चुकी हूँ। अब देखिए क्या है कि पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। देखो पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल लेयर है एग्जाइन, वो बनी है स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन पे किसी का कोई असर नहीं पड़ता और ना ही कोई ऐसा एंजाइम अब तक पता चला है जो कि स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके। कोई एंजाइम अब तक नहीं बना है जो स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके। ये तो गजब का रेजिस्टेंट मटेरियल है। तो क्या हुआ कि मान लो एक पोलन ग्रेन है, उसकी लाइफ 2 दिन है, 2 दिन के बाद वो मर गया, मीन्स उसके जो लिविंग पार्ट है वो मर गए। लेकिन स्पोरोपोलिन का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस वजह से हजारों साल के बाद भी फॉसिल्स के अंदर, जीवाश्मों के अंदर जो पोलन ग्रेन है ये वो प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाते हैं, मीन्स पोलन ग्रेन के फॉसिल मिल जाते हैं। ठीक है, किस वजह से? स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब है इनर लेयर इंटाइन की बात की गई है कि इनर वॉल लेयर जो इंटाइन है वो एनसीईआरटी ने लिखा है कि द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इनर वॉल लेयर, पोलन ग्रेन की जो इनर वॉल लेयर है इसे क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। ये थिन है, ये थिन है, ये कॉन्टिन्यूस लेयर है। आपने देखा, आप फिर से देख लें एक बार कि ये देखो ये कॉन्टिन्यूस लेयर है, ठीक है, थिन है। और ये बना होता है किसका? सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना है। इंटाइन सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना है और जो एग्जाइन है वो स्पोरोपोलिन का बना है। इसके अलावा क्या है कि द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी। इसके आगे क्या लिखा है देखिए कि व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, बता चुकी हूँ कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है इट कंटेन्स 2 सेल्स, उसमें 2 सेल्स होते हैं, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब आइए वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली लाइन है, ये आगे आपको समझ में आएगी, अभी इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो वही बात लिखी है कि व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं इट कंटेन्स 2 सेल्स, उसमें 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल है ये बिगर है, बड़ी है, हमने देखा। और जो जनरेटिव सेल है ये कैसी है? स्मॉल है, छोटी है। अब जो वेजिटेटिव सेल है इसके बारे में लिखा हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें बहुत फूड है, बहुत सारा खाना है। और जो जनरेटिव सेल है ये स्पिंडल शेप की होती है विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ऑफकोर्स न्यूक्लियस होगा इसमें। अब है कि ये जो वेजिटेटिव सेल है इसमें लार्ज एंड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर शेप का था, मैंने आपको दिखाया, लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है इसमें। अब जो जनरेटिव सेल है ये क्या करती है? फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती है, आपने डायग्राम में देखा भी। तो ये है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में लिखे थे, ये आपने यहाँ पे समझा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को आप 2 स्टेज में बांट सकते हैं, एक है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, दूसरा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होगा जो पॉलिनेशन से पहले होता है, और प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? एंथर में होगा, ठीक है। और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? स्टिग्मा पे होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। तो अब जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है वो एंथर के अंदर होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये एक पोलन ग्रेन है, पीजी का मतलब पोलन ग्रेन, ये सिंगल सेल का पोलन ग्रेन है, हैप्लॉइड है। अब आप मान के चलना कि यहाँ पे एक्जाइन इंटाइन सब है, हमने दिखाया नहीं बट आपको मान के चलना है। मैंने आपको माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन में एक हल्का सा डिफरेंस बताया था। ये दोनों टर्म जो है वो पर्यायवाची की तरह यूज होते हैं बट दोनों में हल्का डिफरेंस है। माइक्रोस्पोर जब अपने ऊपर एग्जाइन डेवलप कर लेता है तो उसे ही कहते हैं पोलन ग्रेन। बिना एग्जाइन का तो कह देंगे माइक्रोस्पोर, और अगर एग्जाइन आ गया तो कह देंगे पोलन ग्रेन। तो ये यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब देखो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है? ये एंथर में है, ठीक है। एंथर से निकाल के हमने यहाँ पे इसको दिखाया है।
अब जब ये पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर है तो ये इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये इसमें जो है डिवीजन होगा, एंथर के अंदर ही डिवीजन होगा। पॉलन ग्रेन में होने वाला जो पहला डिवीजन है वो अनइक्वल माइटोसिस होता है। अनइक्वल माइटोसिस होता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो न्यूक्लियस बने, एक ये बड़ा न्यूक्लियस बना जिसे कह दिया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वीएन का मतलब है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या टीएन का मतलब है ट्यूब न्यूक्लियस, और एक छोटा न्यूक्लियस बना, इसे हमने कह दिया कि ये जीएन है यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कराया, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, आप जानते हैं। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो जब साइटोकाइनेसिस हो गया तो यहाँ पे दो सेल बनी अनइक्वल साइज की, एक ये बड़ी वाली सेल बनी, ये वाली बड़ी वाली सेल, इसे हमने कह दिया वेजिटेटिव सेल, वीसी का मतलब वेजिटेटिव सेल या टीसी ट्यूब सेल। तो ये बड़ी वाली सेल कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल, या इसे ही हमने कह दिया ट्यूब सेल, और ये इसकी न्यूक्लियस हो गई वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। और दूसरी ये जो छोटी वाली सेल बनी इसे हमने कह दिया ये है जनरेटिव सेल। ये कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो जनरेटिव सेल है ये अपने शेप को चेंज करने लग जाती है, ठीक है, और शेप को चेंज करते करते ये स्पिंडल शेप की हो जाती है। और जब ये यहाँ पे स्पिंडल शेप की हो जाती है तो ये यहाँ से डिटैच हो जाती है, और अब ये जो जनरेटिव सेल है, ये जो वेजिटेटिव सेल है बड़ी वाली सेल, इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लीजिए ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है, 2 सेल है इसमें, ये वाली वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली और ये छोटी वाली जनरेटिव सेल। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं। तो यहाँ पे मैच्योर पॉलन ग्रेन बन के तैयार है। और यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है ये कहाँ पे हुआ, एंथर में हुआ, मीन्स ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है। अब देखो यहाँ पे सारे फुल फॉर्म लिखे हैं, टी से, टी का मतलब ट्यूब, वी का मतलब वेजिटेटिव, सी का मतलब सेल, जी का मतलब जनरेटिव, एन का मतलब न्यूक्लियस। तो फाइनली यहाँ पे मैच्योर पॉलन ग्रेन बन के तैयार है। मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। अब क्या होगा कि अब एंथर फटेगा और ये 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन जो है ये यहाँ एंथर से निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो ये यहाँ तक क्या है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने लाल रंग से एक जाइन दिखाया है, यहाँ पे मैंने ब्राउन रंग में दिखा दिया है, यहाँ पे ब्लैक रंग में मैंने दिखाया था जनरेटिव सेल, और ये ब्लैक रंग में ही दिखाया था ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी, यहाँ पे ब्लू रंग में दिखा दिया। तो आप रंग को ज़्यादा ध्यान मत दे, यही सेल यहाँ पे है, मुझे ये ब्राउन कलर नहीं मिल रहा था तो मैंने रेड कलर से ही यहाँ पे एक जाइन बना दिया, और ये ब्लू रंग से बनाया ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। तो आप कलर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, यही पॉलन ग्रेन यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन बन के तैयार है, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो एंथर है वो फटेगा, मैच्योर पॉलन ग्रेन बन गया, अब एंथर फटेगा। एंथर फटेगा तो यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो निकलेंगे, रिलीज होंगे, और कहाँ पहुँच गए, स्टिग्मा पे पहुँच गए। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आए हैं, वो कैसे हैं, वो 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है। 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन है वो यही 2 सेल्ड स्टेज में आते हैं, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, अब देखो, अब जब ये स्टिग्मा पे आ गए, अब अगर तो सही स्टिग्मा है, सही क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, है ना, कोई भी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे आगे। तो अगर ये सही स्टिग्मा पे आ गए पॉलन ग्रेन, तो स्टिग्मा पे यहाँ पे जब आने के बाद ये क्या करते हैं, स्टिग्मा से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, जर्मपोर के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ये फूलेगी, और जब फूलेगी तो इंटाइन पे प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर की वजह से जो इंटाइन है वो किसी भी जर्मपोर से पॉलन ट्यूब की फॉर्म में ऐसे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे इंटाइन जो है यही पॉलन ट्यूब की फॉर्म में निकल के बाहर आ गई। ये क्या है, ये पॉलन ट्यूब है। अब इस पॉलन ट्यूब में सबसे पहले कौन एंटर करता है, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना, सबसे पहले एंटर करेगा, और यही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले ये आ गया, टिप पे आ गया, एपिकल पोजीशन में आ गया कौन, टीएन यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस। और पीछे पीछे जो जनरेटिव सेल है ये भी फ्लॉट करती करती, मतलब तैरती तैरती ये भी आ जाती है, पीछे पीछे ये भी आ गई, जनरेटिव सेल भी आ गई, कहाँ पे, पॉलन ट्यूब में आ गई। अब क्या होगा कि अब इस जनरेटिव सेल में यहाँ पे होता है माइटोसिस, कहाँ पे, पॉलन ट्यूब में ही क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होता है तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड होंगे, जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, ये भी कैसे है, हैप्लॉइड है। तो अब जो यहाँ पे ये 3 सेल का स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो 3 सेल स्ट्रक्चर है ये है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, इसमें 3 सेल है। 3 सेल कैसे, एक देखो, एक दो तो मेल गैमेट्स हो गए, और एक ये जो इतनी बड़ी सेल है वेजिटेटिव सेल, इसका ये न्यूक्लियस हो गया।
यहाँ पे दिखा दिया, इसका ये न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पोलन ट्यूब है किसने बनाया, वेजिटेटिव सेल ने बनाया है पोलन ट्यूब, वेजिटेटिव सेल के थ्रू ही तो ये पोलन ट्यूब बनी है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखो क्या मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है ना कि 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज में एंथर से रिलीज होते हैं और स्टिग्मा पे पहुँचते हैं, लेकिन 40% से कम केस में क्या होता है कि 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में पहुँचते हैं। अब 3 सेल कैसे हो जाती है, देखो ये है जनरेटिव सेल, इसको एक बार डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाना है, चाहे तो वो यहाँ बनाए, लेकिन ज़्यादातर केस में तो यहीं पे बनाता है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है ना कि जो जनरेटिव सेल है ये जब एंथर के अंदर है वहीं पे ये डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देते हैं। तो अगर यहीं पे डिवाइड करके मेल गैमेट बना दिया तो अब एंथर फटेगा, अब जो पोलन ग्रेन रिलीज होगा वो 3 सेल का पोलन ग्रेन होगा, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन होगा। अब वो स्टिग्मा पे पहुंचा, जब स्टिग्मा पे पहुंचा तो फाइनली पोलन ट्यूब तो यहीं पे बनेगा, क्योंकि यहीं से वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, तो पोलन ट्यूब तो यहीं पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे अब इसको डिवीजन नहीं करना होगा क्योंकि वो तो पहले से ही मेल गैमेट बना के आ रही है, ठीक है। तो 40% से कम केस में ये होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में तो ये होता है कि यहीं पर ये पोलन ट्यूब में ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं, ये ज़्यादातर केस में यही होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ पे ये 3 सेल्ड का स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, इसमें ये 3 सेल है। अब देखो सिर्फ 3 सेल का मेल गैमेटोफाइट है, इससे छोटा मेल गैमेटोफाइट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। इससे छोटा मेल गैमेटोफाइट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 सेल का मेल गैमेटोफाइट है। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे है, क्या ये ग्रीन है, क्या ये फोटोसिंथेटिक है, क्या ये इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये तो स्टिग्मा से ये न्यूट्रिशन ले रहा है, और स्टिग्मा की जो सेल है वो कैसी है, 2n है, ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ इसकी सेल 2n है और इसी से ये न्यूट्रिशन ले रहा है स्टिग्मा से, पोलन ग्रेन। तो हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के एक लाइन को यहाँ पे हम समझते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो पीजी का मतलब है पोलन ग्रेन से, ठीक है। आपको पता चल ही गया होगा कि पीजी का मतलब पोलन ग्रेन है। तो जो पोलन ग्रेन है रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। एनसीईआरटी ने कहा कि देखो भैया जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम मेल गैमेटोफाइट को एमजी लिख देंगे, तो आप समझ जाना। अब आप समझिए, देखिए पोलन ग्रेन जब 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है, पीजी का मतलब पोलन ग्रेन, जब 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है तो वो मैच्योर पोलन ग्रेन है, लेकिन वो पार्शियली डेवलप्ड एमजी यानी कि मेल गैमेटोफाइट है, या कह सकते हैं इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। लेकिन जब 3 सेल्ड का पोलन ग्रेन है, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, या कह सकते हैं फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है। तो ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 2 सेल्ड का पोलन ग्रेन है ये पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो 3 सेल्ड का पोलन ग्रेन है ये फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप इतना याद रखिएगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी से ही कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया है और इम्पॉर्टेंट भी है। पोलन एलर्जी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। देखो बहुत सारे स्पीसीज के सारे पोलन ग्रेन्स नहीं, कुछ स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जब हवा में उड़ रहे होते हैं और सांस के माध्यम से उसे इनहेल कर लिया जाता है तो कुछ लोगों में वो एलर्जी कर देते हैं, है ना, सीवियर एलर्जी कर देते हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस का मतलब होता है यातना, है ना, मतलब कहने का मतलब है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर देते हैं, ब्रीदिंग रिलेटेड परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स भी हो जाता है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर कर देता है, जैसे कि हो गया अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये भी हो जाता है कुछ लोगों में, ठीक है। अब एक नाम याद रखिएगा, पार्थीनियम, या इसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, डेट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विथ इम्पोर्टेड वीट हैज बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी। देखो पार्थीनियम या कैरेट ग्रास देखो हमारे यहाँ कैसे आया,
कि जब इंडिया ने विदेश से गेहूँ व्हीट को इंपोर्ट किया, आयात किया, तो गेहूं के साथ पार्थिनियम की भी सीड आ गए खैरात में, हमने मांगा नहीं था, है ना, एज ए कंटामिनेंट आ गए। और जब गेहूं खेत में पहुंचा तो इसके सीड भी खेत में चले गए और अब ये पूरे इंडिया में फैल चुके हैं, खरपतवार बन गया, अब इसको नष्ट करना संभव नहीं है। यूबिक्यूटस इन अक्रेंस हो गए। यूबिक्यूटस का मतलब है सर्वव्यापी, हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह फैल गए हैं, ठीक है। और इसके जो पॉलन है वो पॉलन एलर्जी कर, इसके पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जी कर देते हैं, ये आप याद रखिएगा, कैरेट ग्रास। अब चलो, अब मैं यहाँ पे आपको एक टास्क देती हूँ, आप पता करके बताना कि कैरेट ग्रास की फैमिली कौन सी है, ये किस फैमिली में आता है, ये आप बताना, कमेंट में आप अपना जवाब लिख सकते हैं। चलो अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉलन सप्लीमेंट्स का। तो क्या है कि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। तो इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। तो ये एक नया फैशन बना है भैया कि पॉलन टेबलेट्स खाया जाए, फूड सप्लीमेंट के तौर पर लोग खाते हैं। और ये फैशन कहाँ पे है? इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे यहाँ पे नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज में अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये जो है पॉलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्स। तो ये जो पॉलन टेबलेट्स हैं एंड सिरप्स ये किन्हें दिए जाते हैं? तो एथलीट्स को दिए जाते हैं एंड रेसिंग हॉर्सेस, यानी कि जो रेस में जो घोड़ा दौड़ते हैं उन्हें दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इसीलिए दिया जाता है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने आपको दिखाया भी है कुछ डायग्राम पॉलन प्रोडक्ट्स का। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लांट का पॉलन ग्रेन निकाल के टैबलेट या सिरप बना दिया जाता है, ऐसा थोड़ी है जहरीला प्लांट का बना देंगे। बी पॉलन लिया जाता है, जिस प्लांट पे हनी भी जाती है उस प्लांट के पॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी किया जाता है, याद रखिएगा। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात और है जो आप याद रखना, पॉलन वाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलन वाइबिलिटी का सीधा मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है पॉलन ग्रेन की जीवन क्षमता, यानी कि कितनी जीवन क्षमता है, ठीक है। अब क्या है कि द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल, कि भाई ये पॉलन ग्रेन जो है वो कितने समय तक वाइबल रहेंगे, उनकी कितनी जीवन क्षमता है, ये वेरिएबल है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है। बट एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, लेकिन कुछ हद तक इनकी जो वाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। प्रिवेलिंग मतलब उस समय का मौजूदा टेम्परेचर कितना है। देखो समझो, मान लो कि पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और बाहर का जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर लेवल है वो नॉर्मल है, तो पॉलन ग्रेन की जितनी जीवन क्षमता नॉर्मल है उतनी बनी रहेगी। लेकिन मान लेते हैं कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ बहुत बाहर मतलब बहुत टेम्परेचर है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो क्या होगा, पॉलन का मॉइस्चर कम होगा, तो इस वजह से उनकी जितनी नॉर्मल जीवन क्षमता थी उसकी पॉलन ग्रेन की, उससे भी कम हो जाएगी। तो कुछ हद तक ये जो है वो प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अब देखो, कुछ प्लांट्स की पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है और आपको याद भी रखना है। इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट, मतलब गेहूँ और व्हीट मतलब गेहूं एंड राइस एंड गेहूं में, चावल और गेहूं में पॉलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। मतलब गेहूं और चावल में पॉलन ग्रेन्स की जो वाइबिलिटी है, यानी कि जो जीवन क्षमता है, वो सिर्फ 30 मिनट की है। 30 मिनट के अंदर अंदर अगर वो सही स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो जर्मिनेशन हो जाएगा, पॉलन ट्यूब बन जाएगा। लेकिन अगर 30 मिनट के बाद पहुंचते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब 30 मिनट के बाद, उनकी तो जीवन क्षमता ही 30 मिनट की है, तो 30 मिनट के बाद पहुंच के वो क्या करेंगे, ओल छीलेंगे, कुछ नहीं, वो तो खत्म, मर जाएंगे। 30 मिनट की जीवन क्षमता है, ठीक है। अब याद रखना कि राइस एंड व्हीट की जो फैमिली है वो है पोएसी फैमिली है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप जब करेंगे PYQ तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, 30 सेकंड दे देंगे, 30 मिनट दे देते हैं, 30 घंटा दे देंगे, 30 दिन दे देंगे। तो कैसे याद रखना है, चाहे आप चावल बनाओ, चाहे व्हीट आटा रोटी बनेगा गेहूं का, चाहे रोटी बनाओ, 30 सेकंड में नहीं बनेगा। अब आप 30 घंटा भी नहीं ले लेंगे रोटी बनाने में या फिर चावल बनाने में, 30 दिन तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो 30 मिनट में आप चावल भी बना लेंगे, रोटी भी बना लेंगे। मीन्स राइस एंड व्हीट के पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो 30 मिनट की होती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब देखो अब क्या है, इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी के कुछ मेंबर्स में जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी है वो महीनों तक होती है। दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स, वो महीनों तक होती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखिएगा, रोज सो ले महीनों तक, रोज सो ले महीनों तक। रोज का मतलब रोजेसी, सो का मतलब सोलेनेसी, ले का मतलब लेग्यूमिनोसी, महीनों तक मतलब इनकी जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है वो महीनों तक होती है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब देखो, अब जिन प्लांट्स की पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो कम होती है, तो उन प्लांट की पॉलन ग्रेन्स को निकाल के उनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और पॉलन बैंक तैयार कर लिए जाते हैं। जब पॉलन की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलन बैंक से पॉलन निकाल के स्टिग्मा पे स्प्रे कर दिया जाता है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर लिया जाता है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आप याद कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज यहाँ पे जाके हमने जो हम पढ़ रहे थे एंड्रोशियम के बारे में, ये मेल पार्ट फ्लावर का हमने पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम गाइनोशियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।